वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल द एजू ब्लिस में। और आज जो है मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जिसका कि नाम है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। उससे पहले सबसे जरूरी बात, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाइए इसे सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक कर दीजिए, जिससे कि और भी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। एंड उससे भी जरूरी बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, तो उससे जो है आपको जो भी मैं नया वीडियो डालूंगा आप तक तुरंत वो पहुंचेगा, उसका नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाएगा। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। तो ये जो हमारी क्लास है ये 7th क्लास है और आज जो हम बात करने वाले हैं इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जैसे कि आपको पता है कि हम जो इंसान हैं वो आनुवंशिकता एवं वातावरण इसी का मिश्रण है, इन्हीं दोनों चीजों से मिलकर बने हुए हैं कहें तो। अब वो कैसे, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम समझते हैं हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता। ये क्या है? क्वालिटीज दैट अ चाइल्ड हैज इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स। वो क्वालिटीज, वो गुण जो आपने अपने माता पिता से आपको विरासत में मिले हैं, उन्हीं को कहा गया है आनुवंशिकता या हम बोले हेरिडिटी। तो ये जो हमने समझा कि ये सारे गुण, वो सारे गुण जो आपको अपने माता पिता से जो है विरासत में मिले हैं, वही क्या है? आनुवंशिकता है। और ये कैसे आप में जो है ये ट्रांसफर हुए हैं जीन्स के थ्रू। जो जीन्स हैं आपके माता पिता से वो आप में ट्रांसफर हुए, आपके जो माता पिता हैं उनको जो जीन्स होंगे वो उनके माता पिता से मिले होंगे, तो वो उनकी हेरिडिटी में आ गया। तो इसकी बात करें हेरिडिटी की, तो ये स्टैटिक फैक्टर है, यानी कि एक स्थिर है। ये जो है बदला नहीं जा सकता, ये बिल्कुल कहें कि नॉन चेंजेबल है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। ये बिल्कुल स्टैटिक है, स्थिर है। कैसे? जैसे कि आपको जो है आपके जीन्स में आपका हाइट, आपका जो है कलर, आपका बालों का रंग, ये सारी चीजें जो हैं वो आपको अपने जेनेटिक कोड से ही मिली हैं। तो ये बदला नहीं जा सकता कि अगर जो आपके माता पिता जो हैं अगर उनके बालों का कलर ब्राउन या ब्लैक जो भी होगा तो उन्हीं दोनों में से एक जो है आपका भी होगा। तो ये जो है बदला नहीं जा सकता। बात करें अगर हेरिडिटी की, ये इसके बारे में एक तो और चीज इंपॉर्टेंट होगी कि ये जो है एक लिमिट सेट कर देती है। लिमिट का मतलब समझे कि एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट। इसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि आपकी हाइट, अगर आपके माता पिता जो हैं थोड़े छोटे कद के हैं तो वो क्या एक लिमिट है कि आपकी जो हाइट भी है वो एवरेज ही रहेगी। बहुत ज्यादा आप लंबे नहीं होंगे या बहुत ज्यादा जो उनकी एवरेज हाइट थी उससे आप बहुत ज्यादा छोटे नहीं होंगे। तो कहा जाए एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट जो सेट हो गई। इसीलिए हमने कहा कि हेरिडिटी जो है वो आपकी एक लिमिट सेट कर देती है कि आप जो होंगे इतने ही, जो दायरा है आपका इतना ही होगा। तो इसीलिए जो है हमने हेरिडिटी जो है इसे कहा है कि ये एक स्टैटिक फैक्टर है और ये स्थिर रहता है। वहीं अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें या वातावरण की बात करें तो ये क्या है? इट इंक्लूड्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ आवर सराउंडिंग्स एक्सेप्ट वंस जीन्स। जो आपने अपने माता पिता से जो जीन्स अपने इनहेरिट किए हैं, जो आप में जीन्स जो आपके ट्रांसमिट हुए हैं, उनको छोड़कर जो भी आपका बचा हुआ पार्ट है वो सारा जो है किसमें आ जाता है? एनवायरनमेंट या वातावरण में। अब जैसे कि हमने कहा कि आपकी सराउंडिंग में क्या है? आपका जो भी समाज है, आपकी फैमिली है, आपके पीयर्स हैं, आपका स्कूल है, ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं, आपका कल्चर, सारी चीजें जो है मिलकर क्या बनाती हैं? आपका एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट की अगर बात करें, ये जो है डायनेमिक है। जीन्स क्या, हेरिडिटी क्या था? स्टैटिक फैक्टर था। वहीं एनवायरनमेंट की बात करें तो ये क्या है? डायनेमिक है, परिवर्तनशील है। जो एनवायरनमेंट है, आपका वातावरण जो है उसे आप बदल सकते हैं, आप उसे चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल से अगर हम समझें तो कोई बच्चा है जिसे वो इंडिया में पैदा हुआ है, एक किसी गांव का था, लेकिन जब वो पैदा हुआ उसी टाइम से जो है उसको
अमेरिका या किसी फॉरेन कंट्री में भेज दिया गया। अब जो है उसका एनवायरनमेंट बदल गया, तो अब वो उसी एनवायरनमेंट में, उसी जो अमेरिका का जो एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, उसी में वो ढल जाएगा। वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ का जो कल्चर होगा, वहाँ के जो समाज में जैसी जो चीज़ें होंगी वो ही उसके अंदर आ जाएंगी। तो ये डायनेमिक हो गया, ये परिवर्तनशील हो गया, ये जो है चेंज हो सकता है। तो यहां तक की जो हमने बात करी। अब इन्वायरमेंट में एक चीज और आती है कि इन्वायरमेंट जो है आपका वो इंटरनल भी हो सकता है, इंटरनल होता है एंड एक्सटर्नल होता है। इंटरनल इन्वायरमेंट क्या है? जो आप अपनी मां के गर्भ में जो है उस टाइम पर जो आपको एनवायरनमेंट मिल रहा है वो क्या है? इंटरनल एनवायरनमेंट हो गया। फिर आफ्टर बर्थ यानी कि जन्म के बाद का जो एनवायरनमेंट है आपका बाहर का, वो आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो गया। दोनों ही बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं हमारे विकास को, हमारे डेवलपमेंट को। अब इसे भी समझते हैं वो कैसे। आप जब अपने माँ के गर्भ में थे तो उस टाइम पर जो है कहा जाता है कि आपको अच्छा न्यूट्रिशन जो माँ को है वो देना चाहिए, उन्हें एक अच्छा एनवायरनमेंट देना चाहिए, ताकि जो बच्चा है वो भी उसी तरह से ग्रो करे, उसी तरीके से उसको भी जो है उसकी भी जो है उसका भी पोषण हो पाए। वहीं अगर हम आफ्टर बर्थ की बात करें, फिर भी ये कहा जाता है कि बच्चे को है जो एक अच्छे एनवायरनमेंट में आप रखेंगे तो सीधी सी बात है उससे उसका जो विकास होगा वो भी अच्छा ही होगा। तो ये दो चीजें हो गई। एनवायरनमेंट जो है वो हमारा इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है। तो आपने इन दोनों चीजों से चीजें क्लियर हो गई होंगी कि हेरेडिटी और एनवायरनमेंट क्या है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फिर आ जाता है हम बात करें हेरेडिटी की, आनुवंशिकता की। तो इसमें जो है ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। बहुत बार जो है सीटेट में या दूसरे टीचिंग एग्जाम्स में इनके बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है फर्टिलाइज्ड एग इज नोन एज जायगोट। फर्टिलाइज्ड एग जो हुआ उसको हम क्या कहते हैं? जायगोट कहते हैं। अब ये जो जायगोट है इसकी अगर हम बात करें तो जायगोट हैज 46 क्रोमोसोम्स। ये जो जायगोट है इसमें 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनसे कि जैसे बात करें तो 23, अगर हम पेयर में बात करें तो ये होते हैं 23 पेयर। 23 पेयर कैसे कि 46 जो है आपके टोटल हो गए माता पिता में, 23 माता के और 23 पिता के। अब 23 जब वो दोनों साथ में मिलते हैं तो वो एक पेयर बना देते हैं, इसीलिए हमने इनको टोटल 23 पेयर कहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स क्या होते हैं? 22 पेयर्स आर सेम इन बोथ मेल एंड फीमेल। यानी कि जो 22 पेयर्स होते हैं वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों में ही सेम रहते हैं, एक जैसे रहते हैं। तो जो फिर बात करें 23rd पेयर जो है उसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। 23rd जो पेयर है, जो आखिरी पेयर है, उसी को हमने क्या बोला है? सेक्स क्रोमोसोम। अब इसको सेक्स क्रोमोसोम बोलने का जो हमारा रीजन है वो ये है क्योंकि यही वो क्रोमोसोम है, जो यही वो पेयर है जो डिसाइड करता है कि लड़का होगा या लड़की होगी, यानी कि मेल चाइल्ड होगा या फीमेल चाइल्ड होगा। इसीलिए जो है इसे कहा गया सेक्स क्रोमोसोम। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फिर इसको हम समझ लेते हैं जैसे मेल एंड फीमेल। तो मेल जो है उसमें XY होता है और वहीं फीमेल की बात करें उसमें होता है XX। अब जब मेल से X एंड फीमेल से X मिलेगा तो बनती है जो चाइल्ड होगा वो हमारा कैसा होगा? वो गर्ल चाइल्ड होगा, यानी कि लड़की होगी। नेक्स्ट अगर हम इसी में बात करें कि मेल से Y आया एंड फीमेल से अगेन X आया, तो XY जब मिलते हैं तब ये जो है बनाते हैं आपका बॉय चाइल्ड, यानी कि लड़का होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आप समझ गए होंगे। तो जो मेल होता है, इसीलिए कहा जाता है जो मेल जो है वही जो है आपके जो बच्चा है उसका सेक्स क्या होगा या उसका लिंग निर्धारण में जो मेल है उसका ही मेन रोल होता है, क्योंकि यहां से तो X ही आएगा, यहां पर जो है वहां से X भी आ सकता है या Y भी आ सकता है। तो यही जो है डिसाइड करता है कि चाइल्ड जो होगा वो मेल चाइल्ड होगा या फीमेल चाइल्ड होगा। तो यहां तक की बात क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एनवायरमेंट डोंट अफेक्ट्स जीन्स ऑफ इंडिविजुअल। यानी कि हमारा जो वातावरण है वो एक इंडिविजुअल के या किसी इंसान के जीन्स को अफेक्ट या प्रभावित बिल्कुल भी
नहीं करता है। तो नेक्स्ट अगर हम आए इसी की अगर और हम समझे तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको हम समझते हैं डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। तो विकास हमारा क्या है, आनुवांशिकता और वातावरण का गुणनफल है, प्रोडक्ट है। यानी कि विकास जो है यही हमारा हेरिडिटी और एनवायरनमेंट जो है इन दोनों का प्रोडक्ट है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो किसने दिया था, तो वुडवर्थ ने दिया था। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिर आ जाते हैं ट्विंस। ट्विंस क्या है, यानी कि जुड़वा। जुड़वा अब ये जो है दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो होता है आपका आइडेंटिकल ट्विंस, नेक्स्ट है आपका फ्रेटर्नल ट्विंस। तो सबसे पहले हम आइडेंटिकल ट्विंस को समझते हैं। ये जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं इनको हम मोनोजाइगोटिक भी कहते हैं, और ये जो होते हैं वो सिंगल सेल्ड होते हैं, यानी कि एक ही सेल से इनका जो है प्रोड्यूस ये होते हैं, तो इसीलिए इन्हें सिंगल सेल्ड कहा गया है। अब आइडेंटिकल ट्विंस क्या है, आइडेंटिकल ट्विंस वो ट्विंस हो गए जिनके जो जैसे कि अगर लड़का है तो दूसरा भी लड़का ही होगा, मतलब दोनों लड़के ही होंगे, दोनों के जो बात करने का तरीका, उनके हेयर का कलर, मतलब बहुत ज्यादा हद तक दोनों जो होंगे बिल्कुल सेम होंगे, उनका फेस का स्ट्रक्चर, उनका बोलने का तरीका, उनके इंटरेस्ट भी यहां तक कि बिल्कुल सेम होंगे, इसीलिए जो है इसको कहा गया है आइडेंटिकल ट्विंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रेटर्नल ट्विंस का, तो ये जो है इसको हम कहते हैं डाइजाइगोटिक। डाइजाइगोटिक, डाई का मतलब ही होता है दो, तो ये क्या है, टू सेल्ड होते हैं, ये दो सेल अलग अलग दो सेल से प्रोड्यूस होते हैं, तो इसीलिए इन्हें क्या कहा गया, डाइजाइगोटिक। तो ये इसमें क्या होगा कि एक लड़का और एक लड़की हो सकता है, एक लड़का भी हो सकता है, लेकिन उनके जो है फेस और जो है उनकी बहुत सारे जो कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो एक जैसे नहीं होंगे, यहाँ कुछ ना कुछ उनमें जो है चेंज जरूर होगा, मतलब एक जैसे नहीं होंगे दोनों, ठीक है, तो उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होगा। ये वही हम आइडेंटिकल ट्विंस की बात करें, इनमें जो है ये जो है हमारे सेम होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसके बाद आता है हमारा नेचर एंड नर्चर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछा गया है, दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले नेचर की। नेचर हमारा क्या है, हेरिडिटी है। हेरिडिटी से हम बात समझे तो नेचर यानी कि प्रकृति, तो ये जो नेचर है वो हमारी हेरिडिटी है। क्यों इसे हमने हेरिडिटी इसलिए कहा, क्योंकि ये जो है नेचर बोले या हेरिडिटी बोले, ये दोनों ही क्या है, स्टैटिक हैं, स्थिर हैं, नॉन चेंजेबल हैं, इन्हें आप बदल नहीं सकते हैं, इसीलिए जो है इसे कहा गया नेचर यानी कि हेरिडिटी। वहीं दूसरा जो है हमारा नर्चर, नर्चर या हम बोले पोषण या पोषित आप कह सकते हैं, और वो जो है हमारा क्या है, एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट जो है उसको जो है आप बदल सकते हैं, ये डायनेमिक है, परिवर्तनशील है। तो नर्चर जैसा आप, जैसे कि एक पौधा है, उसे आप जैसा पोषण देंगे, जैसा उसे खाद पानी और देंगे, उसी तरह से वो ग्रो करेगा। तो ये क्या है, चेंजेबल है, ये परिवर्तनशील है। कोई पौधा आप लगा दीजिए, उसका ध्यान मत रखिए, वो कभी भी अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, उसे अच्छा नर्चर नहीं मिल पाया, इसलिए जो है वो कभी भी ग्रो नहीं करेगा। इसीलिए जो है हमने बोला है नर्चर यानी कि एनवायरनमेंट। तो दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद बहुत जरूरी नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है जीनोटाइप, नेक्स्ट है फिनोटाइप। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप को अगर हम समझें तो जीनोटाइप क्या है, ये आपका जेनेटिक कोड है, वो जेनेटिक कोड, इससे आप समझिए जैसे कि एक इंसान का जो बच्चा है वो इंसान ही होता है, कोई और जानवर नहीं बन जाता या कुछ और नहीं बनता, तो उसका रीजन क्या है, ये जीनोटाइप है, ये जेनेटिक कोड है जो कि आपके पेरेंट्स से आप में डीएनए के तौर पर ट्रांसमिट हुए हैं। ये वो जीन्स ट्रांसमिट हुए हैं आपके अंदर जो एक कोड लेकर आपके अंदर आए हैं कि आप इंसान ही होंगे। तो जो हम सबको एक कॉमन जो हमें चीज होती है, कोई भी एक चीज समझिएगा, कोई भी इंसान जो है एक जैसा नहीं होता, सब में जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, लेकिन
जो एक चीज हम सबको कॉमन बनाती है कि वो हम क्या हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, यानी कि होमो सैपियंस हैं, जो कि हम इंसान हैं और जो इंसान ही रहते हैं। तो ये क्या है, ये हमें कहां से मिला, ये जेनेटिक कोड है हमारा कि हम जो है इंसान ही होंगे। तो ये कहां से मिला हमें, हमारे पेरेंट्स से। हमारे पेरेंट्स जो हैं उन्हें मिला होगा उनके पेरेंट्स से, वो जो उनके आपके जो दादा दादी हैं उनके पेरेंट्स से उनको ये कोड मिला है। तो ये जो जेनेटिक कोड है इसी को हमने क्या बोला है, जीनोटाइप। आगे अगर हम बात करें, नेक्स्ट आता है हमारा फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या है, इनहेरिटेड ट्रेड्स, यानी कि वो लक्षण जो आपने इनहेरिट किए हैं अपने जीन्स के द्वारा, अपने माता पिता से, अपने पेरेंट्स से, अब वो क्या होंगे, आपके वातावरण में दिखने लगे, ऑब्जर्वेबल हो जाएं। मतलब कि आपके, अब इसको एग्जांपल समझते हैं कि आपको जो है जीनोटाइप मिला था आपके या जीन्स से, आपके माता पिता के, कि आपका जो हेयर कलर जो है वो ब्राउन होगा। अब ब्राउन आपको जीन तो मिल गया, लेकिन अब जब वो एनवायरनमेंट में ऑब्जर्वेबल हो जाए, जब वो दिखने लगे, यानी कि जब वो दिखने लगेगा तब वो क्या बन जाएगा, फिनोटाइप। जो भी आपने लक्षण अपने माता पिता से जीन्स के द्वारा आपके अंदर आए, अब वो जब ऑब्जर्वेबल हो गए तब वो क्या बन जाता है, फिनोटाइप। उसी को हम कहते हैं फिनोटाइप। तो यहां तक की चीजें आपको क्लियर होंगी। तो जैसा कि हमने समझा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, क्या कि ये स्टैटिक फैक्टर है और ये डायनेमिक है, ये परिवर्तनशील है। हेरिडिटी जो है ये आपको अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से जो है मिलता है आपको आपके विरासत में, ठीक है। वहीं अगर एनवायरनमेंट की बात करें, जीन्स और ये जो स्ट्रक्चर जो आपको माता पिता से हेरिडिटी को छोड़ के, बाकी जो जीन्स को छोड़ के जो कुछ भी बचा है आपके आसपास, वो सारा क्या हो गया, आपका एनवायरनमेंट हो गया, आपका वातावरण हो गया। दूसरी बात करें अगर हेरिडिटी की, तो ये आपको एक बेस प्रोवाइड करता है कि जब तक आपको हेरिडिटी आपको नहीं मिलेगी तो कैसा भी एनवायरनमेंट हो उसका कोई भी मतलब नहीं है। इसीलिए जो है हमने इसे डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। जब तक इन दोनों का गुणनफल नहीं होगा, इनका गुणा नहीं होगा, तब तक जो है हमारा डेवलपमेंट इम्पॉसिबल है। तो दोनों ही जो हैं इक्वली बोले या कुछ एक ज्यादा या थोड़ा कम, लेकिन हाँ दोनों जब तक नहीं मिलेंगे तब तक आपका विकास नहीं हो सकता है। वहीं अगर बात करें, बहुत से जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, किसी ने हेरिडिटी को, किसी ने एनवायरनमेंट को अलग अलग अपने अपने जो है अपने व्यूज दिए हैं। किसी ने हेरिडिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंट माना है, किसी को एनवायरनमेंट ने ज्यादा माना है। तो आप लोग बिल्कुल जो है इस पे कमेंट करके बताइएगा कि दोनों में से क्या इंपॉर्टेंट है। वहीं दूसरी अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें, तो एक साइकोलॉजिस्ट है, मनोवैज्ञानिक है वॉटसन, जिन्होंने कहा था कि आप मुझे आज 1 दर्जन जो है बच्चे दीजिए, मैं उनको जो चाहे वो बना सकता हूं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जो चाहे वो बना सकता हूं, क्योंकि मैं उनको वैसा ही एनवायरनमेंट दूंगा। तो यहां पर जो जेबी वॉटसन थे उन्होंने एनवायरनमेंट को ज्यादा डोमिनेंट माना, या ज्यादा जो है उसको माना कि ये ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, इसका प्रभाव हमारे विकास पर। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको सेशन, बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। और आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और भी आज इससे अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, और भी जो है मैं मेहनत कर रहा हूं कि आपको और भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।